नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल उत्तराखंड में परीक्षाओं का माहौल चल रहा है और अब बंदी रक्षक जेल गार्ड की भी वैकेंसी आ गई है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा संविधान पर आधारित होगा। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, उसमें आपको जो है हर सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज आपको दिख जाएंगे। तो उसमें हिस्ट्री के भी दिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के भी दिखेंगे, विविध के भी दिखेंगे, वन लाइनर दिखेंगे। और आज हम जो है संविधान का एक विषय लेकर के आए हैं जो बहुत ही पॉपुलर है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि सभी को पता है परीक्षा का माहौल है, तो इस समय पढ़ना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और आवश्यक भी है। तो हम बात करें सबसे पहले, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मूल अधिकार, यानी कि जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो मूल अधिकार और इसी की तरह होते हैं नीति निर्देशक तत्व, और एक और चीज़ होती है भारत के संविधान में जिसको कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। ये तीन चीज़ें वह मौलिक कर्तव्य है, यानी कि जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। तो इन तीनों पे हम फोकस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी लंबा जाएगा, 2-3 वीडियो में खींचेगा ये, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने के भी काफ़ी चांसेस हैं। तो हम बात करें सबसे पहले कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या है। उसके बाद हम एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में हम इसको देखेंगे कि ये होता क्या है। तो मैं आपको एक बहुत ही साधारण तरीके में बताता हूँ, किताब की भाषा न बताते हुए अपनी सरल भाषा में बताता हूँ कि अधिकार क्या होते हैं और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा सकती है। नीति निर्देशक तत्व क्या है और जो है मौलिक कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले तो आप जान जाइए कि मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को DPSP कहा जाता है और इंग्लिश में इनको कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आइए एक व्यवहारिक तौर पे इनको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज मान लिया कि यह एक परिवार है। इस परिवार में एक दंपति है, माता पिता, और उनके जो है 5 बच्चे हैं। और इसी का कंपैरिजन हम किसके रेफरेंस में कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के रेफरेंस में कर सकते हैं। भाई एक देश है, यानी कि परिवार की तुलना हमने देश से कर ली है। देश में जो शीर्ष पर है वो है जो है सत्ताधारी दल, यानी कि जो सरकार है, शासन है, वो टॉप पर है। और जैसे परिवार में बच्चे हैं वैसी कंडीशन जो है किसकी है, जनता की है देश के रेफरेंस में। तो ये एक परिवार की बात कर रहे हैं हम, और यह देश की बात कर रहे हैं। ये एक किताब की बात नहीं है, मैं अपने नॉलेज के आधार पे बता रहा हूँ जिस तरह से मैंने समझा है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे माता पिता की जिम्मेदारी बनती है बच्चों के प्रति कि वे बच्चों को जो है शिक्षित करें, वे बच्चों को उचित पोषण दे, और वे बच्चों की जो है हर जिद तो नहीं कह सकते हम, लेकिन जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें। मूलभूत आवश्यकताएं, उसके तहत शिक्षा पोषण ये सब कुछ आ जाएगा। तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो वास्तव में माता पिता की जो बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी इनमें से क्या हो सकती है। तो वो जिम्मेदारी हो सकती है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि शासन का जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनते हैं, कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं। उन्हीं उत्तरदायित्वों को जो है संविधान की भाषा में नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। यानी कि शासन की जिम्मेदारी है कि वो जनता को रोजगार दे, वो जनता का उचित पोषण का ख्याल रखे, वह जनता को जो है उचित शिक्षा दे, और जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता है, जैसी शिक्षा है, उसी के आधार पर उसको रोजगार भी दे। तो यही नीति निर्देशक तत्व है। यानी कि एक सरल भाषा में शासन की जनता के प्रति जो जिम्मेदारियां बनती है, उन्हीं जिम्मेदारियों को नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। दूसरी बात करें हम कि भाई माता पिता जो है अपनी हर इच्छा को बच्चों पर नहीं थोप सकते हैं।
सपोज कि बच्चा ये चाहता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, सॉरी बच्चा ये चाहता है कि मुझे फैशन डिज़ाइन करना है। सपोज बच्चा चाहता है कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है और उसके माता पिता उसको फैशन डिज़ाइन न करने की जगह इंजीनियरिंग करने की सलाह देते हैं या डॉक्टरी करने की सलाह देते हैं, तो क्या वो अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। यानी कि अपने इच्छा को प्रकट कर सकता है, ये उसके अधिकार है। तो बच्चे जो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं वही अधिकार है, वही मूल अधिकार है। यानी कि कुल मिलाकर के बच्चे नहीं चाहते कि हमारा किसी प्रकार से मानसिक शोषण हो, तो उसके खिलाफ वो अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हमें फैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो वो अधिकार है। वही बात है कि भारत की जो जनता है, भारत के जो नागरिक है, उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार क्या है? वही अधिकार मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार में जो है वो शोषण को रोकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, सुरक्षात्मक की भावना को विकास करता है उसका, तो वो मूल अधिकार है। अब इन बच्चों को जब सब कुछ मिल रहा है माता पिता के द्वारा, तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो भैया घर की देख रेख करें। तो इसी प्रकार से जब जनता को सब कुछ मिल रहा है शासन के द्वारा, तो जनता की भी जो है देश के प्रति जो जिम्मेदारी है कि हमने देश को क्या दिया है, वही हमारे कर्तव्य है, वही मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों को दिए गए हैं। तो इस उदाहरण के द्वारा हम एक व्यवहारिक तौर पे इसको समझ सकते हैं कि भाई मूल अधिकार क्या है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य को जिम्मेदारी के तौर पे दिए गए हैं और नागरिकों को देश के प्रति अपने जो भी कर्तव्य है जो उनको दिए गए हैं, जिनका पालन वो करेंगे अपना देश समझ करके, वो मौलिक कर्तव्य है। अब इसे जो है हम किताब की भाषा में पढ़ते हैं। ये तो मेरी भाषा हो गई, अब मैं इसे किताब की भाषा में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनमें अंतर करेंगे कि इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस। तो एक कॉलम लिखेंगे हम मूल अधिकार, मूल अधिकार का, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे क्या, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जिसको कहा जाता है डीपीएसपी, शॉर्ट में कहते हैं हम इसको डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 काफ़ी बार पूछा जाता है। इसको शॉर्ट में हम डीपीएसपी कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। किसी भी चीज़ को अगर हम समझ करके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा टिकाऊदार होगा, बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहेगा और श्योरिटी भी हमारी रहेगी। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो इनको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। अब हम इनमें थोड़ा अंतर करते हैं कि इनमें अंतर क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। तो अब आइए देखिए इसमें अंतर करें। तो सबसे पहली बात ये है कि मूल अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है और भाग 3 में आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। तो भारत के संविधान में जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों के विषय में बात करता है, चर्चा करता है। तो भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार है और ये अधिकार जो है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिए गए हैं ताकि हमें ये ना लगे कि भाई हमें जो है नागरिकों का किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा है, तो उनको ना लगे, इसलिए संविधान द्वारा यह दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो ये संविधान में भाग 4 में है या सेक्शन 4 में है और जो है ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। और अगर हम आगे की बात करें कि मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है और 4 क में जो है आर्टिकल 51 क
के अंतर्गत ये 11 मौलिक कर्तव्य है, या आप उसे 51A भी लिख सकते हैं और भाग 4 को 4A भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े कि मूल अधिकार जो है किस देश के संविधान से ले रखे हैं, तो ये जो मूल अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से ले रखे हैं, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये अमेरिका के संविधान से ले रखे हैं। और अमेरिका के संविधान में भी प्रारंभ में मूल अधिकार नहीं थे। जब वो आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के 15 वर्ष बाद बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से वहाँ पे मूल अधिकार जोड़े गए अमेरिका में। तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इन्हें लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स। तो हम कह सकते हैं कि भाई अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स नाम का जो दस्तावेज है, उसी दस्तावेज की कॉपी जो है भारत में मूल अधिकार है। और जो नीति निर्देशक तत्व है तो दोस्तों वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। एक यूरोपियन कंट्री है आयरलैंड, तो आयरलैंड के संविधान से यह प्रेरित है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वन डे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य है वो लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि USSR से यह लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें तीसरा पॉइंट कि जो मूल अधिकार है वो संविधान के प्रारंभ में थे, यानी कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो तभी से संविधान में मूल अधिकार है। वो अलग बात है कि मूल अधिकार कभी 7 थे और आज 6 है। तो संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार कितने हैं, तो संविधान के प्रारंभ में बिगिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में जो फंडामेंटल राइट्स थे, मूल अधिकार, वो कितने थे, तो संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे। और वर्तमान की अगर हम बात करें कि प्रेजेंट, अब वर्तमान में जो फंडामेंटल राइट्स है, तो वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स 6 है। इसका मतलब जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया, मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें हम यह पाएंगे कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार से मूल अधिकार जो है 6 है। अब नीति निर्देशक तत्व के विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कितने हैं। नीति निर्देशक तत्व के कंपैरिजन में हम यह कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। इसका मतलब नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता लाते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक भी हो सकते हैं, सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं और राजनीतिक होते हैं। आर्थिक व राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य की जिम्मेदारी बनती है, शासन की जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनती है। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य संविधान के प्रारंभ में नहीं थे। जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इनको संविधान में जोड़ा गया। यानी कि जब मौलिक कर्तव्यों को जब संविधान में जोड़ा गया था 1976 में, तो प्रारंभ वहीं से हम प्रारंभ मानेंगे। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि संविधान के प्रारंभ में, यानी कि 1976 में जब ये प्रारंभ हुए थे। तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य ये 10 थे। और अब एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो वर्तमान में
मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये जो है 11 है, 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, और व्यवहारिक तौर पे भी इसको हमने समझ लिया। आगे अगर हम इसके बाद की बात करें तो मूल अधिकार जो है वाद योग्य है, यानी कि अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है, यानी कि उसके मूल अधिकार उससे छीने जाते हैं, तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन में 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। तो मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इन पे वाद विवाद किया जा सकता है, वाद योग्य होते हैं। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में स्पष्ट कहा गया है, आर्टिकल 37 में स्पष्ट कहा गया है। जब आप आर्टिकल 37 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 37 में यह बात कही गई है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इनमें किसी भी प्रकार से कोर्ट में विवाद नहीं किया जा सकता। तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। और अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जो काफ़ी फेमस है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, उसके तहत नीति निर्देशक तत्वों को जो है मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, उसको डिटेल में बताएंगे कि उसका क्या है एजेंडा, वो भी बताएंगे। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, याद रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं किया जा सकता। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों को दिए गए हैं कि देश के प्रति तुम्हारे क्या कर्तव्य बनते हैं, और अगर कोई व्यक्ति देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसको भी सज़ा नहीं दी जा सकती। तो सज़ा का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे भी कोर्ट केस नहीं हो सकता। तो मौलिक कर्तव्य का पालन देश के सभी नागरिक करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जो भी देश के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं वो करते हैं इसका पालन, लेकिन ये इसका उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जानबूझ करके अगर उल्लंघन करता है तो तब तो हो सकता है दंडात्मक कार्यवाही, लेकिन वैसे इसमें जो है किसी भी प्रकार का वो नहीं है, दंड का प्रावधान नहीं है। अब आगे हम इसके बाद की बात करें तो आपने कहा कि मूल अधिकार जो है वह सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिए गए हैं, यानी कि ये सुरक्षा की भावना का पालन करते हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार को एक उत्तरदायित्व के रूप में सौंपे गए हैं कि उनकी जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनते हैं, और मौलिक कर्तव्य जो है देश के नागरिकों को देश के प्रति दिए गए हैं। तो दोस्तों अब हमने इसमें अंतर कर लिया है कि इसमें मेन अंतर क्या है। अब हम इसमें जो है सबसे पहले एक एक करके टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो पहले हम टॉपिक्स मौलिक कर्तव्य को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और ये आसानी से अभी आपको याद हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो अब इसमें अंतर कर लिया है हमने, और अब हम मौलिक कर्तव्यों के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं मौलिक कर्तव्य, यानी कि इसको कहा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जैसे कि आप दूरदर्शन पर एक नाटक भी देखते थे आंखें, उसमें बताते थे कि ये मत सोचो कि देश ने आपको क्या दिया है, आप ये सोचो कि आपने देश को क्या दिया है। तो वही बात है, हमारे जो देश के प्रति कर्तव्य बनते हैं वही तो मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 क में, यानी कि संविधान का भाग 4 पहले से ही था,
भाग 5 भी था और भाग 4 और 5 के बीच में भाग 4 को जोड़ा गया। तो भाग 4 का और ये जो है आर्टिकल 51 ए के तहत इसको रखा गया है, 51 ए या 51 क भी कह सकते हैं आप, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप हिंदी की सीरीज़ में लिख सकते हैं या इंग्लिश की सीरीज़ में लिख सकते हैं भाग 4A आर्टिकल 51A या भाग 4 का आर्टिकल 51 क के तहत इसको रखा गया है। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके द्वारा भारत के संविधान में जगह जगह पे परिवर्तन किया गया और उसके व्यापकता के कारण उसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो उसके तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया। तो आप कहेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम था जो आपका आया था 1976 में, 1976 में आया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, इसके रिकमेंडेशन पर, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, सुझाव पर, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सेंटेंस लिख रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं समझेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो कॉन्सेप्ट लिया गया पूर्व सोवियत संघ रूस से। तो पूर्व सोवियत संघ रूस यानी कि यूएसएसआर से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया। और जब 42वां संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़े गए तो प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य अभी बताया आपको कि प्रारंभ में 10 थे और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में ये 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है। अब आगे की अगर हम बात करें कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, तो जो 86 नंबर का संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो 86 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम था जो आपका वर्ष 2002 में संसद द्वारा पारित किया गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसमें कहा गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को, जो 6 to 14 एज ग्रुप के चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को उनके माता पिता और अगर माता पिता नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में अभिभावक, उनके माता पिता या अभिभावक अनिवार्य रूप से शिक्षित करेंगे। तो उनको अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा देंगे, अनिवार्य रूप से शिक्षित करेंगे। ये माता पिता और अभिभावक का बच्चों के प्रति कर्तव्य बनता है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य था, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं शिक्षा का कर्तव्य। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूटेट में, सीटेट में, खास तौर पे उत्तराखंड के यूटेट में पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य कर दिया गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और आपको पता है कि यह मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया, इसको 21 का मूल अधिकार में भी जोड़ा गया। तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हो गए? इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य 11 हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य क्रमशः क्या क्या है, तो उनको पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका ये भी बनता है, 4 ऑप्शन दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, संविधान का सम्मान करना,
नंबर 2 समान कार्य के लिए समान वेतन। नंबर 3 देश की रक्षा करना। नंबर 4 भाईचारे की भावना का विकास करना। तो इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो एक नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 39D के तहत, 39D के तहत। तो अब हम 11 मौलिक कर्तव्यों को एक एक करके इनको पढ़ेंगे और इनको याद भी रखेंगे। तो हमारा जो पहला कर्तव्य बनता है, पहला मौलिक कर्तव्य जो बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है नंबर 1 संविधान। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज सभी लिख सकते हैं आप इसमें। संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इसका जो है सम्मान करना है, सम्मान करें। तो ये सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है देश के प्रति कि इसका सम्मान करें। दूसरा जो है कर्तव्य यह बनता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले महान विभूतियाँ थी उनका सम्मान करें। फॉर एग्जाम्पल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। तो राष्ट्रीय आंदोलन को, यानी कि जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करें, महान विभूतियों का सम्मान करें। तो महान विभूतियों का सम्मान करें। तो ये दूसरा कर्तव्य बनता है नागरिकों का देश के प्रति। लेकिन उनको जो है फोर्स नहीं किया गया है कि भाई आप करें, और जो समझदार है देश के प्रति, जिसकी श्रद्धा भाव है, वो अवश्य करेगा। तीसरा कर्तव्य जो है वो ये है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, यानी कि इसको कभी भी टूटने ना दें। ये देश के प्रति तीसरा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है कि क्रमांक 3 है और 3 ही इसमें सब्जेक्ट है, एकता, अखंडता और संप्रभुता, इसकी रक्षा करें। यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी। चौथा, देश की रक्षा करें, यानी कि देश अगर आपको बुला रहा है तो आपको देश की रक्षा करनी पड़ेगी। तो देश की रक्षा करें, ये भी जो है मौलिक कर्तव्य बनता है। तो रक्षा वही करेगा जिसके चारों चीज़ सही सलामत होगी, 2 हाथ 2 पैर। तो चारों चीज़ सही सलामत होगी तो वो फिट है फिजिकली, वो देश की रक्षा कर सकता है। तो देश की रक्षा करें, ये चौथा मौलिक कर्तव्य बनता है। पांचवें की अगर हम बात करें तो पांचवा है भाईचारे की, भातृत्व भावना, भाईचारे की भावना का विकास करें। सांप्रदायिकता को न फैलाएं, भाईचारे की भावना का विकास करें। तो भाईचारे की भावना का विकास करें, ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य बनता है। छठवां मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो छठवां है भारतीय संस्कृति का रक्षण करें। भारतीय जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसको बनाए रखिए। तो भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। सभी लोग भारतीय संस्कृति को समझे, उसके गौरवशाली परंपरा को समझे। बहुत ही सुंदर संस्कृति भारतीय संस्कृति, और हमें गर्व है भारतीय होने पर। तो भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, ये छठवां मौलिक कर्तव्य है। सातवें की अगर हम बात करें तो सातवां मौलिक कर्तव्य बनता है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण जिसके अंतर्गत सभी कुछ आ गया, वन एवं वन्य जीव। तो पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करें। तो उसकी भी रक्षा करें, उसको बनाए रखें। पर्यावरण में किसी भी प्रकार की छेड़खानी न करें, वन वन्य जीव को नुकसान न पहुंचाएं। तो पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करें। आठवां अगर हम बात करें तो आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा यह बनता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो वैज्ञानिकता से सोचें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। और जब क्वेश्चन बनता है कि
इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये वाला जरूर ऑप्शन में रहता है। तो बहुत से लोग इसे मौलिक कर्तव्य नहीं समझते हैं, तो याद रखेंगे कि ये भी मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। 9वां अगर हम बात करें तो 9वां है हिंसा से दूर रहें, वायलेंस न करें, एवॉइड करें उसको, वायलेंस को, हिंसा से दूर रहें। और सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सभी की है, पूरे देश की है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य बनता है, 9वें नंबर पे बनता है। अगर हम बात करें 10वें नंबर पे, तो 10वां ये है कि व्यक्तिगत व सामूहिक, यानी कि अपना भी विकास करें और पूरे समूह का भी विकास करें, पूरे कंपनी का विकास करें, पूरे ग्रुप का विकास करें। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में निरंतर बढ़ने का, गतिविधियों में निरंतर उन्नति का प्रयास करें। तो निरंतर उन्नति का प्रयास करें, आप बढ़ें, समाज को बढ़ाएं, ये कर्तव्य है। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करें, माता पिता और उनके अभिभावक शिक्षित करें। तो 6 से 14 एज ग्रुप, आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करें। तो ये जो है अगला मौलिक कर्तव्य हमारा बनता है। तो अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को दिए गए हैं, और जिस व्यक्ति की देश के प्रति श्रद्धा भाव है, सम्मान करता है जो देश का, वो अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में हम मूल अधिकार को लेकर के आएंगे। मूल अधिकार पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें जो है आर्टिकल 15 के जो सारे पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, आर्टिकल 16 के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।